नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 3। अरमान धीरे से कहता है, अगर मेरी बहन का नाम लेकर तुम अपना काम निकालना चाहती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवयानी फुल कॉन्फिडेंस में आकर कहती है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस वक्त आपकी बहन मलेशिया में है। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि आज से 4 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। यह सारी बातें मुझे कैसे पता चली, आप खुद समझ सकते हैं। अरमान पूरी तरह से रोशनी में आता है। देवयानी पहली बार उसका पूरा चेहरा देखती है। मेरी दीदी इतनी तकलीफ़ में है और मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। कौन बताएगा मिस्टर अरमान? आप किसी से मिलना चाहते हैं ना? आप किसी से बात करना चाहते? आपकी दीदी चाहती है कि आप जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि इस वक्त उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी दीदी का कहना है कि अगर आप जल्द से जल्द उनके पास आएं तो कहीं भी आपसे दूर ना चले जाए। अरमान चिल्लाकर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरमान देवयानी की तरफ पीठ करके कहता है, आप कल आइएगा, मैं आपसे कल बात करूँगा। देवयानी जॉन को थम्स अप का इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। वह मैडम, वो इंसान जिसने आज तक किसी से बात नहीं की, वह आपसे बात करने को तैयार हो गया। इसका मतलब वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। देवयानी कुछ नहीं बोलती और सीधे चलती रहती है। जो भी कहता है, लेकिन मैडम एक बात समझ नहीं आई, आपको उसकी बहन के बारे में इतनी जानकारी मिली कहाँ से? बेवकूफ़, इंटरनेट से और कहाँ से? लेकिन यह पूरी जानकारी नहीं है। मुझे कैसे भी करके उसकी बहन से मिलना होगा। लेकिन आप एक दिन में मलेशिया तो नहीं जा सकती ना मैडम? मलेशिया नहीं जा सकती हूँ, पर मलेशिया फ़ोन पर बात तो कर सकती हूँ ना। ना, मुझे निहारिका का नंबर निकालना होगा। अगली सुबह देवयानी फिर अरमान से मिलने पहुँचती है। इंस्पेक्टर कहता है, मैडम किस्मत वाली हो, इन 3 सालों में आप पहली हो जिससे बात करने के लिए तैयार हुआ है। देवयानी एटीट्यूड में कहती है, मैं उन 11 जैसी नहीं हूँ, ना मैं थोड़ी अलग हूँ। हर इंसान का काम करने का अलग तरीका होता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ। देवयानी जोनी को साथ एक रूम में बैठी होती है। थोड़ी देर में अरमान आता है और सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है। देवयानी पहली बार अरमान को आमने सामने देखती है। मिस्टर अरमान, आप कुछ बोले इससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। देवयानी अपना मोबाइल चालू करके कॉल रिकॉर्डिंग अरमान के सामने रख देती है। छोटे, कैसा है तू? 77। आखिर कब तक खुद को इतना परेशान करेगा, इतना तड़फाएगा तू? अपनी कसम वापस ले ले। मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए। तू जानता है मेरे साथ क्या क्या हो गया है। छोटे, पति तो मेरा किसी लायक है नहीं। 4 महीने पहले मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। आप मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। कई बार तो दिल चाहा कि खुद को ख़त्म कर लूँ। अब इसलिए जिस पर फिर तेरा ध्यान न जाया, तू भी तो मेरा बच्चा है ना। क्या तू अपनी दीदी की बात नहीं मानेगा? देवयानी को मैंने भेजा है, इसी वह सारी बातें बताओ जैसे जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ। और अब तू मेरी बात सुन ले, तेरी जिद नहीं चलेगी। इस बार मेरी जिद चलेगी। अगर इस बार तू बाहर नहीं आया ना, तो अगली बार आना अपनी बहन की चिता को आग देने। अरमान की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वह तुरंत उसे पोंछ लेता है ताकि देवयानी उसे ना देख सके। मैं आपकी लॉयर हूँ, आप मुझे लॉयर कम फ्रेंड ज़्यादा समझे। अगर आप मेरा साथ देंगे और मुझे सारी बातें बताएंगे तो आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है मैडम कि आप मुझे जेल से बाहर निकाल सकती हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि यह आपका पहला केस है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा केस बहुत पेचीदा है। कैसे बाहर निकालेंगे मुझे? बिना किसी सबूत के कामयाब होने के लिए एक्सपीरियंस नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। और मुझे खुद पर इतना भरोसा तो है कि भले ही मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन हाँ, दिमाग ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरी ज़िंदगी का पहला केस मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा केस बन जाए। कॉन्फिडेंट हो, अच्छा लगा। क्या जानना चाहती हैं आप मेरे बारे में?
सब कुछ, और वह भी जो पूरी दुनिया नहीं जानती। आप जानते हैं आपकी केस फाइल पड़ी है मैडम। दुनिया जानती है कि वाणी को आपने मारा है, लेकिन आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। जो इंसान किसी लड़की से इस कदर मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए वह खुद को बदलने को तैयार हो गया, पूरी दुनिया से बगावत कर ली, अपने पापा से बगावत कर ली, वह लड़की जो आपके जीने का मकसद थी, जिसे देखकर आपकी दिन होती थी और जिसे देखकर आपकी रात होती थी, आप उसे मार नहीं सकते। सही कह रही हूँ ना मिस्टर अरमान? अरमान अपनी आंखें बंद करता है। अभी कहानी फ्लैशबैक में ही चलेगी। एक आलीशान बंगला जिसमें शानो शौकत की हर चीज़ थी। सुबह 8 बजे घर के सारे नौकर इधर से उधर दौड़ रहे थे। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, सारे नौकरों को इंस्ट्रक्शंस देकर काम समझा रही थी। डाइनिंग टेबल पर जल्दी जल्दी नाश्ता लगा रही थी। सामने से एक अधेड़ उम्र के इंसान जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी आकर उस लड़की से कहते हैं, बेटू अभी तक आपके लाड साहब उठकर नहीं आए। यह अधेड़ उम्र के इंसान अरमान के पिता कमल सिंघानिया और वह लड़की अरमान की बड़ी बहन निहारिका कहती, पापा वह छोटे कल रात में देर से आया था ना, बस इसलिए सो रहा है। हम बस अभी जा रहे हैं उसे जगाने के लिए। तुम 5 बजे उठकर बैठता ही कम है बेटू। अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। दिन भर देख रहा हूँ कि वह कितने बदतमीज़ और लापरवाह होते जा रहे हैं। कभी वक्त से वो ऑफिस नहीं पहुँचते और यह सब सिर्फ आपकी सह की वजह से हो रहा है। सामने से एक 27 साल का लड़का जिसकी पर्सनालिटी किसी को भी घायल कर सकती थी, अपनी कॉलर सही करते हुए नीचे उतरकर आता है तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहता है कि तू जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दीजिए, क्योंकि मुझे लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं। तमीज़ से बात करो, बाप हूँ तुम्हारा। यह लोग क्या लगा रखा है। एक हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया का असाइनमेंट शुरू होने वाला है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपनी पार्टियों में है। मुझे क्या करना है मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे मत बताइए। शायद मैं आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ इस फील्ड में। निहारिका दोनों की तरफ देखती है और बीच में आकर कहती है, प्लीज़ पापा, प्लीज़ छोटे, हर रोज़ की तरह शुरू मत होना। मैंने बहुत प्यार से आप दोनों के लिए मनपसंद नाश्ता बनाया है। छोटे जल्दी से खाकर तेरे पसंदीदा छोले भटूरे। पापा जी आपके आलू के पराठे और दही। बेटा तुझे हम दोनों का अच्छी तरह से पता है ना, पर आज नहीं, कल तुझे अपने घर जाना होगा। गुड़िया तू हमारी आदत ख़राब कर रही है। बिल्कुल नहीं पापा, मैं छोटे की शादी के बाद ही घर छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं चली गई तो 2 बच्चों को कौन संभालेगा। अभी तक बहुत सी लड़कियों की तस्वीर दिखाई जा चुकी है। पूछ लीजिए इस दुनिया में कोई लड़की बनी हुई है इसके लिए या नहीं। सागर जैसी लड़की मैं चाहता हूँ वैसी लड़की बनी ही नहीं। मिश्रा सिंघानिया और मैं आपकी उम्र दौलत की कठपुतलियों से शादी नहीं करना चाहता। निहारिका चिल्लाकर, चाहती हूँ प्लीज़ आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। भगवान जो भी लड़की घर में आएगी ना, उसका आधा वक्त तो इन दोनों का झगड़ा सुलझाने में ही चल जाएगा। अरमान गुस्से में घर से निकल जाता है। कमल जी निहारिका की तरफ देखकर कहते हैं, देखा कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। बाप है हम इसके, लेकिन एक बार भी हमसे इज्जत से बात नहीं करता ही है। अरमान गाड़ी में बैठा था तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। अरमान ड्राइवर से कहता है, गाड़ी दूसरी तरफ घुमा लो, हम ऑफिस नहीं जा रहे। थोड़ी देर में गाड़ी हाईवे को छोड़कर जंगलों के अंदर घुस चुकी थी। ड्राइवर अरमान का वफादार था। थोड़ी देर में गाड़ी एक बंगले के बाहर खड़ी हुई। घने जंगलों के अंदर एक खूबसूरत बंगला। अरमान वहाँ से निकला। बंगले के आसपास काफ़ी सिक्योरिटी थी। अरमान अंदर गया। सामने एक आदमी आकर कहता है, सर हमने उसे पकड़कर यहीं पर बिठा रखा है। अरमान के सामने एक आदमी रस्सियों से बंधा था और अरमान के आदमियों ने उसे गन पॉइंट पर रखा था। अरमान आंखों से गोगल उतार कर उसके सामने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है।
मिस्टर राम, बहुत तारीफ सुनी है हमने आपकी। बेहद ईमानदारी से अपना फ़र्ज पूरा करते हैं, लेकिन अफसोस आपने हमारे बारे में बहुत जानकारी ले ली है। राम चिल्लाकर कहता है, तुझे क्या लगता है अरमान सिंघानिया कि तुझ मुझे मार देगा तो तेरा सच पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगा? बिजनेस की आड़ में तू क्या करता है? तेरा एक चेहरा दुनिया के सामने है और दूसरा चेहरा नकाब में, जो इतना घिनौना है कि उसका सच दुनिया के सामने आना चाहिए। तुम मिस्टर राम मेरा सच दुनिया के सामने लाएगा कौन? आप पर आप तो यहाँ मेरे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हैं? राम मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ? मैंने वह इंतज़ाम कर दिया है कि अगर मैं मर भी गया ना, तो भी थोड़े ही वक्त में तेरा सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। मुझे बता दीजिए मिस्टर राम, शायद आपकी मौत कम दर्दनाक हो। और अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा सच सबके सामने आ जाए, तो मजबूरी में आप तो वैसे भी मरेंगे, मुझे आपके परिवार को मारना होगा। सुना है आपके परिवार में आपकी पत्नी, 2 बच्चे, एक बूढ़ी माँ है। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से वे सब बेवजह मारे जाएं। मुझे अपने परिवार की नहीं, बल्कि मुझे इस देश के उन करोड़ों लोगों की फिक्र है जो हर रोज़ तेरे हाथों से मारे जाते हैं। अरमान ताली बजाकर कहता है, क्या बात है, मानना पड़ेगा, देशभक्ति आपके खून में है। लेकिन मैं इसे मूर्खता कहूँगा। जानबूझकर अपने और अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हो, वह भी किसके लिए? महज पुलिस की 25,000 की नौकरी के लिए। मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें 25 करोड़ दूंगा। शायद आपको नहीं पता कि 25,000 की नौकरी करने वाला पुलिस ऑफिसर जहां अपने जिस्म पर वर्दी पहनता है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। माफ़ करना, लेकिन राम बिकाऊ नहीं है। मैं अपने नाम को व्यर्थ नहीं करना चाहता। अच्छा, तो आप अपने नाम की तरह रामराज लाना चाहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, अब तो आपकी सांसें आपका साथ छोड़ने वाली हैं। सांसें साथ छोड़ देंगी तो क्या हुआ? मेरे जैसे हजारों खड़े हो जाएंगे। फिक्र मत करना अरमान सिंघानिया, तेरा यह साम्राज्य बस थोड़े ही दिनों का मेहमान है। कोई है जो तेरी इस लंका में आग लगाने आ रहा है। मेरे सिवा भी कोई और है जो तेरा सब जानता है। तो यह जानता है कि अरमान सिंघानिया दुनिया के सामने तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन पीठ पीछे वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में टेंशन के नाम से फेमस है। हिंदुस्तान की पुलिस जिस टाइसन को विदेशों में ढूंढ रही है, वह हमारे देश और हमारे ही शहर में बैठा है, वह भी एक शरीफ इंसान का जामा पहनकर। अरमान अपने माथे पर उंगली पकड़कर कहता है, नाम बताओ, कौन है वह जो तुम्हारे सिवा मेरा सच जानता है? बेवजह तुम्हारा परिवार मारा जाएगा और तुम जानते हो कि अरमान सिंघानिया एक जानवर है जिसके सीने में दिल नहीं, पर तुम नहीं जानते कि राम एक देशभक्त है। कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा वजूद ख़त्म करना है। अरमान अपने आदमियों से कहता है, मिस्टर राम को लाइव टेलीकास्ट देखना है। 1 घंटे का वक्त है तुम सबके पास। इनकी पूरी फैमिली को इनकी आंखों के सामने ख़त्म कर दो, फिर देखता हूँ इनकी देशभक्ति कब तक टिकती है। अरमान एक नज़र राम की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरमान अपने आदमियों से चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो वरना तुम सबको मार दूंगा। थोड़ी देर में अरमान राम से कहता है, देखिए आपकी पूरी फैमिली बेचारे थोड़े ही देर में दुनिया से जाने वाले, वह भी महज आपकी एक जिद की वजह से। आप मुझे उस शख्स का नाम बता दीजिए, बस आपकी पूरी फैमिली बच जाएगी। राम एक नज़र सामने प्रोजेक्टर पर डालता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, देर किस बात की है? अरमान हैरानी से राम की तरफ देखता है, तुम पागल हो गए हो? अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ाना चाहते हो? ऐसी देशभक्ति किस काम की? तुम मर जाओगे, तुम्हारा परिवार मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम तो देशभक्ति दिखाकर मर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा। इसके बाद लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मरने के बाद भी गालियाँ देंगे। तुम्हारे नाम की जुलूस निकाले जाएंगे, तुम्हें तो रिकॉर्ड तक नहीं मिलेगा। मेरा सच मेरे साथ ही दुनिया से चला जाएगा। भले ही इस दुनिया में उसे कोई ना देखे, पर ऊपर बैठा ईश्वर तो देख रहा है ना।
मैं सुकून से मौत को गले लगा लूँगा, पर दिल में एक सुकून होगा कि मैंने मरते दम तक अपना फ़र्ज नहीं छोड़ा। अरमान एक पत्थर दिल इंसान एक नज़र राम की तरफ देखता है और मुस्कुराकर अपने आदमियों से कहता है, मारो भाई, बंदा देशभक्ति दिखाना चाहता है। इसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून दो। राम अपनी आंखें बंद करता है और उसके कानों में अपने परिवार की चीखने की आवाज़ें पड़ती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरमान गर्दन टेढ़ी करके हाथ में पिस्तौल लेकर राम से कहता है, तेरा परिवार ख़त्म राम, अब तू भी ख़त्म हो जा और अपनी देशभक्ति ऊपर जाकर दिखाना। राम जिस्म में गोलियां उतार देता है। राम मुस्कुराकर कहता है, याद रखना अरमान सिंघानिया, वह वक्त दूर नहीं जब तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज मैं तड़प रहा हूँ अपने परिवार के लिए, कल तू भी तड़पेगा। अरमान, जिसकी आंखों में इस वक्त साक्षात मीत दिखाई दे रही थी, अपने आदमियों से कहता है, पूरी डिटेल निकालो इसकी और पता करो कि वह कौन इंसान है जिसे मेरा सच पता है। अरमान उस रूम से बाहर निकल कर आता है। बाहर एक आदमी कोट लेकर खड़ा था। अरमान अपना कोट उतारता है, दूसरा कोट पहनता है, अपना हाथ धोता है और वापस आंखों पर चश्मा चढ़ाकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, अब ऑफिस चलो। अरमान ऑफिस पहुंचता है। उसे देखकर सारे स्टाफ का खून सूख जाता है। अरमान एक नज़र सबकी तरफ डालता है और अपने कैबिन में चला जाता है। उसके जाते ही स्टाफ एक लंबी सांस लेता है और बैठकर अपना काम करने लगता है। उसकी असिस्टेंट आकर बताती है, सर आज आपकी मीटिंग है मिस्टर रायचंद के साथ। तभी उसके ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की आती है। अरमान एक नज़र उसकी तरफ डालता है। उसके घुटनों के ऊपर तक कपड़े पहने थे और सैंडल हील वाले पहन रखी थी। चेहरे पर इतना मेकअप किया था कि कुल मिलाकर बंदी ठीक ठाक लग रही थी। अरमान के पास आकर कहती है, बेबी मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुमने मुझे एक नज़र देखा भी नहीं। वह आकर अरमान की गोद में बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उंगली चलाने लगती है। धीरे धीरे उसकी उंगली अरमान की गर्दन से होते हुए अरमान की शर्ट के अंदर जाने लगती है। अरमान उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देता है और गुस्से में कहता है, जेसिका मुझसे दूर रहो। जेसिका गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है अरमान, तुमने मुझे इतनी तेज़ धक्का क्यों मारा? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी बिना मेरी मर्जी के मुझे छू ले। यह मेरा जिस्म है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही आग है तो जाओ और जाकर किसी और के साथ अपनी आग शांत करो, पर मुझसे दूर रहो। जेसिका गुस्से में कहती है, जबान संभाल कर बात करो, शादी होने वाली है हमारी, वी आर ऑलरेडी एंगेज। मैं नहीं मानता इस एंगेजमेंट को। मैंने यह एंगेजमेंट सिर्फ अपनी बहन के लिए की है, वरना मैं अपने बाप के किसी भी दोस्त को तवज्जो नहीं देता। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। पिछले 6 महीने से एंगेज्ड है और तुम कह रहे हो कि तुम इस रिश्ते को नहीं मानते। हाँ, मैं नहीं मानता और ना ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, उस वक्त हालात ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में यह सगाई करनी पड़ी, पर यह मत सोचना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अरमान वहाँ से बाहर जाने लगता है। जेसिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरमान मुस्कुराकर कहता है, हाथ छोड़ो मेरा जेसिका, वरना मैं इस वक्त भी इस बिल्डिंग से नीचे भी फेंक सकता हूँ। जेसिका घबराकर अरमान का हाथ छोड़ देती है। अरमान वहाँ से बाहर निकल जाता है। जेसिका गुस्से में अपने बाल नोचकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अरमान, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मेरा भाई तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहना। धन्यवाद दोस्तों।